जय हिंद एवरीवन, दिस शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। गाइज, आज से हम लोग फिजिक्स भी शुरू कर चुके हैं। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वह इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो ये वीडियो होगा वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मतलब हमारे वीडियो देखने के बाद आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह ऑर्गेनिक में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसी तरह मैथ में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स में, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, आज का पहला लेक्चर। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि मैं फर्दर फिजिक्स का कोई और वीडियो अपलोड करूँ। फिलहाल जिनको ये डाउट है कि सर कैलकुलस का क्या होगा, ऑर्गेनिक का क्या होगा, तो दोस्त सप्ताह में जो चल रहा है चलेगा ही, और आप हमारे पेज के साथ बने रहिए। यानी कि ये मत सोचिए कि सर एक महीना, यानी कि आप, ये तो अक्टूबर आने वाला है, सितंबर में आप 15 शुरू किए थे और देखिए तो अभी तक मात्र IUPAC ख़त्म हो पाया है और मैथ में सेट एंड रिलेशन ख़त्म हो पाया है। देखिए, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग मैराथन की तरफ बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे से, और जब देखेंगे कि फाइनल दिख रहा होगा हमें विनिंग लाइन, उस समय अपना स्पीड को राइज अप करेंगे। अभी समय नहीं है कि अपने स्पीड को गियर अप करके और आगे बढ़ें। गियर अप करने का समय आता है तो अभी आप फर्स्ट गियर में चलते रहिए मेरे साथ। जो समय आएगा तो आपको सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर और एक्सट्रीम गियर तक भी मैं लेके जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बेस के साथ चलते रहिए, इस पेस के साथ चलिएगा, तभी जाके आगे होगा। नहीं तो क्या, अभी स्पीड बढ़ा के चलिएगा, अरे यार एक दिन में कर लूँगा इलेक्ट्रोस्टेट, एक दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक दिन में ये, एक दिन में वो, और लास्ट के समय जब आएगा तो आप थक के चूर हो जाइएगा। सो स्टार्ट करिए स्लोली, और लास्ट में पहुंच के आप अपने स्पीड को गियर अप कीजिए एंड विन द मैच। ओके, सो हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसमें पहले ही बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसमें देख लेते हैं एक बार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन के बारे में कि चार्ज क्या होता है वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, चार्जिंग मेथड्स के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और कूलम लॉ के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्सेज ऑन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एंड नेक्स्ट ऑन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू रॉड, ड्यू टू सर्कुलर आर्क। हम लोग ऐसे करके 4 लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो आपका टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर, उसको ख़त्म करेंगे। उसी तरह हर चैप्टर को 4-4 वीडियो में ख़त्म करेंगे, और हर एक वीडियो मैक्सिमम 40 या 45 मिनट का होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं कितना मिनट का होता है ये। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो डील करता है ऐसा फोर्स, ऐसा फील्ड और ऐसा पोटेंशियल जो कि एक स्टैटिक यानी कि रुका हुआ चार्ज से होता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विथ दैट फोर्सेस, दैट फील्ड एंड दैट पोटेंशियल विच वॉज अराइज्ड ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। समझ में आया क्या? चार्ज एट रेस्ट होता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का, यानी कि स्टैटिक चार्ज जो है उसका जो स्टडी है, जिसका मान लीजिए कि हमारा जो स्टैटिक चार्ज है उसके द्वारा राइज किया गया फोर्स को, उसके द्वारा राइज किया गया फील्ड को, और उसके द्वारा राइज किया गया पोटेंशियल को हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर चार्ज मूव करते रहेगा उसको हम लोग डील करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और दोनों कंबाइन करके डील करेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म में। ठीक है, देखिए आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ कहाँ दिखता होगा। पहला लाइटनिंग के समय, उसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है गैसियस आयन से आयोनाइज होता है। ठीक है, दूसरा बात, अगर आप मोजा पहन करके यानी कि सॉक्स पहन करके अगर आप फ्लोर को रब करिएगा देन यू फील अ स्टैटिक चार्ज। ओके, तीसरा बात क्या कि मान लीजिए कि ग्लास रॉड है, उसको हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से, तो आप ये कॉमन एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं कि फर से रब करना, सिल्क क्लॉथ से रब करना, या फिर मान लीजिए कॉम को लिए, कंघी को लिए और ड्राई हेयर में रब करके और पेपर और पीस को उठा पाते हैं। ये सब क्या है? चार्ज क्या होता है वहाँ पे? एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, वहाँ पे चार्ज क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। ठीक है,
जनरेट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पढ़े हुए आप, अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं दोस्त। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और चार्ज जो होता है, देयर वर ओनली टू काइंड्स ऑफ एंटिटी विच इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज दो काइंड ऑफ एंटिटी से बना हुआ है। पहला है हमारा लाइक चार्ज, दूसरा आपका अनलाइक चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम्ब, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। और चार्ज जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ गए? समझ गए सर। चलते हैं आगे। लाइक चार्ज जो होता है हमेशा, आपको पता है लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल ईच अदर, व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो ना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलैरिटी ऑफ चार्ज। देखिए दोस्त, ऐसा प्रॉपर्टी जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कि दो काइंड ऑफ चार्ज में, जैसे कि एक काइंड कैसा है दूसरा काइंड कैसा है, इसमें डिफ्रेंशिएट जो करता है उसको बोलते हैं हम लोग पोलैरिटी। तो क्या होता है हमारा पोलैरिटी ऑफ चार्ज? क्या होता है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है कि अनलाइक चार्ज जो होता है एक्वायर्ड बाय द बॉडी न्यूट्रलाइजेज और नलिफाई ईच अदर। मान लीजिए कोई अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी न्यूट्रलाइजेज और नलिफाई ईच अदर, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। मान लीजिए कि मैं अगर जा रहा हूँ नॉर्थ में, आप उधर से आ रहा है कोई वेक्टर, साउथ से कोई वेक्टर आ रहा है, तो नॉर्थ साउथ आपस में क्या करता है? नलीफाई करता है। आप देखे होंगे ना ऐसा करके। अरे मान लीजिए कोई एक सा वेक्टर जा रहा है और एक कोई सेम मैग्नीट्यूड का जैसा वेक्टर आ रहा है, बोथ विल नलीफाई ईच अदर, होता है ना ऐसा। उसी तरह देयर फोर द चार्जेज वेर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसीलिए चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बिकॉज आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सम भी जीरो होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज को दो नाम दे दिया, चार्ज को टाइप में बता दिया क्या क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले क्या था? लाइक और अनलाइक। तो अनलाइक चार्ज होता था वो क्या करता था? दोनों के इफेक्ट को नलीफाई करता था, सेम जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव करता है। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इस चार्ज को नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा का सारा बात आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, कोई बात जो है एनसीईआरटी से अलग नहीं है, और जो भी अलग हो सकता है लेकिन एनसीईआरटी से छूटा हुआ कोई बात नहीं होगा, एकदम चैलेंज के साथ। पेज नंबर 11 तक हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। आप हो सकता है तो आप उसमें मिला करके देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद। लेकिन मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो यू डोंट नीड टू बी, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। यू नीड नॉट की गो थ्रू टू एनसीईआरटी, ठीक है। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट पोजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है उसने इलेक्ट्रिक चार्ज को पोज कर रखा है, मतलब वो बॉडी जो होगा या तो इलेक्ट्रीफाइड बोलेंगे या चार्ज बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बात कि व्हेन अ बॉडी डू नॉट हैव एनी चार्ज दे आर सेड टू बी न्यूट्रल। अगर बॉडी में कोई चार्ज ना हो उसको न्यूट्रल बोलेंगे, चार्ज हो तो बोलेंगे इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड। समझ गए? समझ गए सर। नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। देखिए दोस्त, अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी, कि बॉडी में चार्ज है उसको डिटेक्ट कौन करता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इट कंजिस्ट ऑफ मेटल रॉड, इसके अंदर क्या होता है? एक मेटल रॉड होता है जो कि वर्टिकली लगा हुआ होता है और हाउस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, विद टू थिन गोल्ड लीफ अटैच टू द इंड एट बॉटम। नीचे क्या होता है? एक गोल्ड का लीफ लगा होता है उसके अंदर। तो जब भी एक चार्ज बॉडी को टच करते हैं हम लोग मेटल नॉब पे, तो टॉप ऑफ द रॉड पे जब टच करते हैं किसी चार्ज बॉडी को, तो चार्ज फ्लो ऑन द लीव, चार्ज क्या होता है? लीव में फ्लो होता है, और दोनों में क्या होता है? एक डिफ्लेक्शन दिखाई देता है मुझे। एंड दैट डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज उसमें है ना, वो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन से मेजर किया जाता है। तो आपको जो फिगर दिखाएं तो फिगर कुछ ऐसा होता है कि जब हम लोग चार्ज को यहाँ इसके पास लाते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन होकर एक ऐसा एंगल बन जाता है। तो यही एंगल जो होता है ना, इसी एंगल को हम लोग मेजर कर लेते हैं डिफ्लेक्शन के द्वारा, एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। समझ गए? समझ गए सर। और एक ऐसा भी आप देख सकते हैं, एक ऐसा सिंपल ऑपरेटर्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं गोल्ड स्कोप ही हो, ठीक है। चलिए,
बोथ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरडिपेंडेंट, हेंस नाउअडे ट्रीटेड एज यूनिक ब्रांच कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म है एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग उसको नया ब्रांच के साथ, नया नाम के साथ पढ़ते हैं, वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर के तौर पे इसको पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसमें आपको रोल पता है कि किन किन का रोल है। लॉरेंस साहब का रोल है, आपका फैराडे साहब का रोल है, आपका एम्पियर साहब का रोल है, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड साहब का रोल है। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा जब हम लोग आगे फर्दर करेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। जैसे कि वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना, उसमें क्या है, ये चारों में क्या है, ये भी एक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, देखिए टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो में, टेलीविज़न में, सब जगह इस फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस फिजिक्स का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो अ परवेसिव एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, मतलब कि 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। आपको एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, उस क्वेश्चन को जब करेंगे देन आई विल गेट योर आंसर कि सर हाँ 2 × 10⁻39 अप्रॉक्स टाइम्स ज़्यादा होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ रहे हैं कितना टाइम्स ज़्यादा होता है? 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ गए कितना बड़ा फोर्स है, समझ लीजिए आप। ठीक है, ना बात करते हैं। देखिए चार्ज जो होता है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन मास में चार्ज हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चार्ज जो हो सकता है निगेटिव हो सकता है, लेकिन मास जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चार्ज जो है इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज हमेशा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है। विद द फार्मूला m = m0 डिवाइडेड बाई √1 - v0 बाई, मतलब v²/c²। समझे? वहाँ पे m0 जो है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास बोलते हैं। यहाँ पे लिख दूँ मैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? REST, रेस्ट मास। ठीक है, रेस्ट मास बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? हमने क्या क्या बात की अभी तक? इंट्रोडक्शन की बात की, इलेक्ट्रिसिटी क्या डील करता है उसके बारे में बात किया, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे एक्यूमुलेट होता है उसके बारे में बात किया, उसके बाद हमारा गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात किया। अब बात जो करने जा रहे हैं वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। समझिएगा दोस्त, those material which allow electricity to pass through them or offer less resistance to the flow is known as conductor। ऐसा मटेरियल जो या तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने दे फुल्ली या बहुत कम रोके, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। समझ गए? समझ गए सर। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इसके पास क्या होता है? एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कंडक्टर में क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करता है? कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, जो कि मटेरियल के अंदर फ्री से मूव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल हो गया, मेटल हो गया, और यहाँ तक कि अर्थ भी क्या है? एक कंडक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर इट रेडियली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस। ये जो पेज है ना, जो मैं अभी को दिखा रहा हूँ, आपको इतना क्रूशियल पेज है कि इसका इस्तेमाल आप, अगर आपके नॉलेज नहीं है तो आप बहुत जगह फंस सकते हैं। इसलिए ये पेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखिए। और अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नोट्स बनाते तो मस्त है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम टाइम में सिर्फ इसी को पेज को पढ़ के जाइएगा। यानी कि जो मैं नोट्स बनाऊंगा मैक्सिमम कितना होगा? 200 पेज का होगा। 200 पेज मतलब इतना जो छोटा स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही पेज का 200 लाइन होगा। यानी 200-400 लाइन में आप समझिए कि चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं है, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा या फिर अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह होता है कि फ़ोन में डाटा कभी कभी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए जब कोई चार्ज होता है ना, ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग कंडक्टर में, तो कंडक्टर क्या करता है? उस चार्ज को पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। लेकिन
जब हम लोग किसी चार्ज को पुट करते हैं इंसुलेटर पे, तो इंसुलेटर क्या करता है, उसी जगह पे चार्ज को रखता है जहाँ पे पुट किए ना, यानी ऊपर पुट किए तो ऊपर के सरफेस पे ही रख लेता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये वाला बॉडी रहा, यहाँ पे चार्ज हम लोग देते हैं ना, अगर कंडक्टर ये होगा तो इस चार्ज को पूरे जगह स्प्रेड कर लेगा। लेकिन इंसुलेटर होगा तो जहाँ पे दिए ना, तो चार्ज वहीं के वहीं बंद रह जाएगा। चार्ज कहाँ रहेगा, यहीं के यहीं चार्ज यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। सो जो व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू द कंडक्टर, it rarely get distributed over the entire surface. In contrast, if some charge is put on insulator, it stays at the same place. क्या होता है, इंसुलेटर पे उसी जगह पे रहता है, लेकिन कंडक्टर पे क्या होता है, पूरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल लाइक ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देम नोन एज थ्रू देम इज नोन एज इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस दे इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने में, यानी कि बहुत रुकावट पैदा करे इलेक्ट्रिसिटी मूव करने में, या करने ही ना दे, उस मटेरियल को बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। There is a third category called semiconductor which offer resistance to the movement of charge which is intermediate between conductor and insulator. एक ऐसा मटेरियल आता है जो कि कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा देता है रेजिस्टेंस और इंसुलेटर से थोड़ा कम रेजिस्टेंस देता है, यानी कि बीच में देता है रेजिस्टेंस। उसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। समझ गए, जो कि दोनों के बीच में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे आपका आर्सेनिक हो गया, अब फॉस्फोरस हो गया, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल होता है सेमी कंडक्टर का, ठीक है। चलिए बिस्मथ हो गया, आगे चलते हैं। चार्जिंग एंड अर्थिंग, ठीक है। चार्जिंग एंड अर्थिंग की बात करें, देखिए, टू इलेक्ट्रीफाई या टू चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। देखिए, किसी बॉडी को चार्ज या इलेक्ट्रीफाई करने के लिए न्यूट्रल बॉडी में से, न्यूट्रल बॉडी अगर है उसको चार्ज करना है तो हमें या तो उसके से चार्ज निकालना पड़ेगा या चार्ज देना पड़ेगा, यानी जो काइंड ऑफ चार्ज है उसके अपोजिट काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस और डिफिशिएंट ऑफ चार्ज। या तो उस बॉडी में चार्ज की कमी है या चार्ज ज़्यादा है, उस सभी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि क्या किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। और बॉडी अगर निगेटिव चार्ज है तो कहने का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा। समझे कि नहीं समझे। बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और बॉडी इज नेगेटिव चार्ज इट मीन्स इट विल गेन सम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सेस चार्ज ऑफ बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। और मान लीजिए किसी बॉडी में एक्सेस चार्ज आ गया, उसको रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेटल रॉड को क्या करते हैं, धरती के अंदर गाड़ देते हैं। उसमें से क्या करते हैं, एक तार को लेकर के कनेक्ट कर लेते हैं हमारे अप्लायंसेज में। उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज जो आता है कभी कभी बिजली के द्वारा, यानी कि कभी गलत वोल्टेज भी आ जाता है, तो क्या होता है उससे कारण जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है अर्थ में, यानी कि धरती के अंदर चला जाता है, जिससे कि हमारा जो अप्लायंसेज है वो बच जाता है डैमेज होने से। समझे। अर्थिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सेस चार्ज ऑफ बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग, और ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अर्थिंग प्रोवाइड अ सेफ्टी मेजर फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लायंसेज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अ थिक मेटल प्लेट इज डीप ब्यूरिड इनटू द अर्थ एंड थिक वायर इज ड्रॉन फ्रॉम द प्लेट। वहाँ से एक वायर जोड़ के और क्या करते हैं, वायर जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में 3 वायर आता है, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थिंग, ठीक है। जो पहला 2 होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट लाता है कहाँ से, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है। और थर्ड जो होता है वो कनेक्ट किया जाता है उसी मेटल प्लेट में जो कि धरती के अंदर हमने इंजेक्ट कर रखा है। समझे कि नहीं समझे, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। उम्मीद है कि अभी तक आपको इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा, कंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा, इंसुलेटर के बारे में समझ में आ गया होगा, उसके बाद पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा, सेमीकंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक कि मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अर्थिंग भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में कि चार्जिंग का क्या क्या मेथड है, ठीक है। देखिए, पहला मेथड जो है वो है बाई रबिंग, यानी कि घसने से। दूसरा है कि उसका क्या है, अगला पॉइंट क्या है इसमें कि ज़्यादातर जो फ्रिक्शन वाला चार्जिंग होता है वो इंसुलेटर में किया जाता है,
ठीक है। अच्छा, तीसरा बात क्या है, इसे मान लीजिए कोई रबिंग स्केल, स्केल को हम लोग ड्राई हेयर में रब किए तो कंटेंट चार्ज होता है, इसमें चार्ज आ जाता है, एंड दैट्स वाई एबल टू अट्रैक्ट पेपर बिट्स, इसलिए पेपर के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है। अब बात करें अगर कंडक्शन की, तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी बॉडी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाने से क्या होता है कि मान लीजिए कि आप पहले क्या है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, आफ्टर टचिंग में क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, इस बॉडी में जो ब्लू वाला बॉडी था उसमें भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया, उसको दोनों को साथ में अटैच करवा दिया है। समझ गए, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। और एक होता है मेथड ऑफ इंडक्शन, इसमें क्या होता है, चार्ज इंड्यूस्ड होता है, किसी दूसरे चार्ज की वजह से खुद में चार्ज इंड्यूस होना, इज नोन एज मेथड ऑफ इंडक्शन। अगर आपको इसके बारे में याद रखना है हमेशा के लिए, तो आप ज़रूर याद रखिए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से अपने आप में अंदर कोई इंड्यूस करना चार्ज को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। कहने का मतलब क्या है, इट इज़ डन विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट में लाए हुए चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि when an electrified object comes near an object, an opposite charge induced in a body in nearer surface and similar charge is on a farther surface। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मान लेता है, ठीक है, इसके सामने कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ से वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ अगेन, हमारे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक्चुअल कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पे ड्यू टू पोलैरिटी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यानी नियरर सरफेस पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, और सिमिलर चार्ज कहाँ होगा, आउटर सरफेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में तो चार्ज सेम रहना है, सेम रहेगा, मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमें बॉडी को पॉजिटिव चार्ज रखना है, तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अर्थिंग कर देंगे, या अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज रखना है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज सारा निकल जाएगा बॉडी से, और हमारा बॉडी जो है न्यूट्रल निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव बॉडी लाने से बॉडी निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप अर्थ किसको कर रहे हैं। समझ गए, समझ गए सर। तो देखिए आपके एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लाए, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव बन गया, और इस पॉजिटिव की वजह से बॉडी बी में निगेटिव बन गया, और इस बॉडी बी में निगेटिव बनने के कारण इधर पॉजिटिव बन गया। और चूंकि हमको इस बॉडी बी में निगेटिव चाहिए था, हम पॉजिटिव को क्या करिए, यानी कि अर्थिंग कर दिए, और चूंकि हमको बॉडी ए में पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए निगेटिव को क्या कर दिए हम लोग, अर्थिंग कर दिए। तो हम लोग को जो मिला, एक पॉजिटिव चार्ज लाने से हमें दो बॉडी क्या हुआ, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज मिल गया और एक बॉडी निगेटिव चार्ज मिल गया। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए, हमने पॉजिटिव चार्ज लाया, जिसके वजह से इस ए बॉडी में यहाँ निगेटिव चार्ज बन गया, जिसके वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, और इस ए बॉडी के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जिसके वजह से बी पार्ट में निगेटिव चार्ज यहाँ बन गया, और चूंकि निगेटिव यहाँ बन गया तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। हमको अब डिपेंड करना है कि हमको कौन सा बॉडी कैसा चाहिए। हमको अगर ए पॉजिटिव चाहिए होगा तो हम निगेटिव को हटा देंगे, और ए अगर निगेटिव चाहिए होगा तो हम पॉजिटिव को अर्थिंग कर देंगे। तो करना क्या होता है, अर्थिंग करना मेन बात होता है। तो आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1.1 में कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। हम लोग कैसे एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं बिना छुए। तो कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि बॉडी हमारा ये है न्यूट्रल, यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज लाएंगे, निगेटिव चार्ज करने से क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कितना, कहाँ, पीछे, यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जो निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया उसको क्या करेंगे हम लोग, अर्थिंग कर देंगे। जब जैसे ही इसको अर्थ किए तो हमें जो बॉडी मिल गया वो प्योर पॉजिटिव चार्ज मिल गया। फिर से बताएं क्या, बॉडी क्या था, न्यूट्रल था, हम निगेटिव चार्ज लाने से क्या हो जाएगा, बॉडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, और जैसे यहाँ पॉजिटिव होगा साइड में निगेटिव हो जाएगा। हमें बॉडी चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, इसलिए निगेटिव चार्ज को क्या कर दिए हम लोग, अर्थिंग में ला करके अर्थ कर दिए। जैसे इसको अर्थ कर दिए तो हमें बॉडी जो मिला पॉजिटिव चार्ज मिल गया, पूरे प्योर पॉजिटिव मिल गया। समझे कि नहीं समझे, इसमें क्या हो गया कि वी कैन चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिव बाय प्लेसिंग अ नेगेटिव चार्ज नियर टू इट। समझे, यही आंसर था। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिएगा, चार्ज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन।
चार्ज के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, पहला बात क्या है, उसके बाद एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब चार्ज को हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो चार्ज जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है। एंड चार्ज कैन बी ऐड यूजिंग प्रॉपर साइन, बिना साइन के हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो इसका साइन है निगेटिव पॉजिटिव, उसको इस्तेमाल करके ऐड जोड़ घटाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐड करना है +1 +2 -3 +4 और -5। तो ऐड कैसे करेंगे, +1 +2 -3 +4 -5, इस नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे और ऐड कर देंगे, और ऐड करके हमें क्या मिला, -1 मिला। तो ये क्या है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज में जो है एडिशन पॉसिबल है लेकिन विथ साइन। ठीक है, तो आप एक और गौर करिए, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। देखिए, लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन समटाइम टर्न इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है, रेडियो एक्टिविटी पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े तो पढ़िएगा। उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कभी कभी। ठीक है, लेकिन एज वी नो कि दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। जब साइन का डिफरेंस है और मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो वही बात है कि न्यूट्रॉन समटाइम टूटता तो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, लेकिन जो टोटल सम ऑफ चार्ज है वो क्या होता है, रिमेन 0। इसलिए चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, देखिए, एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जितना भी चार्ज है वो सब एक इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि इंटीग्रल से मल्टीपल किया हुआ एक बेसिक चार्ज का, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं उसको, उसका जो वैल्यू होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कितना वैल्यू होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो एक्सपेरिमेंट से पाया क्या गया कि जितना भी चार्ज होगा ना, वो सब इसके इंटीजर से मल्टीपल करने पे आता है, मतलब कि मतलब फ्रैक्शन से नहीं। मान लीजिए जैसे हम -5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो -5 इलेक्ट्रॉन नाम का भी चार्ज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज, इसमें सिर्फ क्या हो सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोले तो क्या हो गया कि इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन दोस्त, इसमें क्या होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। समझ गए? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q = ±NE, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर। आगे चलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय फैराडे। आप अगर पढ़िएगा केमिस्ट्री चैप्टर 12 में, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक टर्म आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाय फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। उसमें जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आता है ना, उसमें क्या जो डिस्कवरी किए थे फैराडे साहब, उसी से कॉन्सेप्ट आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलते हैं। देखिए, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होगा क्या? अरे यार, कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मास की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्स दोनों बराबर होता है। एक 2 डिजिट का अंतर होता है, जो कि 0.00 समथिंग का अंतर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। कभी आपको पूछ दिया जाए कि डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज क्या है,
तो अब क्या बोलिएगा कि 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर है तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा ना, उस चार्ज को बोलते हैं हम लोग 1 कूलम। नहीं समझे? 1 कूलम चार्ज उतना चार्ज है जितना चार्ज 1 सेकेंड में 1 एम्पियर जब करंट होगा तो जो एक एम्पियर करंट जितना चार्ज को बाहर ले जाएगा 1 सेकेंड में, उतना चार्ज को बोलते हैं हम लोग 1 कूलम। तो इस डिफिनेशन से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी, जहाँ पे Q होता है, Q क्या हो जाता है? Q इज चार्ज इन कूलम, I इज करंट इन एम्पियर एंड T इज टाइम इन सेकेंड। समझे? चार्ज क्या होता है? चार्ज कूलम होता है Q से, करंट क्या होता है? एम्पियर में होता है जो कि I से नोट करते हैं, और टाइम जो होता है सेकेंड में होता है जिसको हम लोग T से यूनिट करते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया? हमने दो फॉर्मूला देखा, एक देखा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और एक देखा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.2 देखिए, कह रहा है कि इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम टू अदर बॉडी। एक बॉडी से अगर 10 टू द पावर 9 जो इलेक्ट्रॉन है वो हर सेकेंड निकल रहा है, तो दूसरे बॉडी में, और निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज पूरने में कितना समय लग जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि आखिर 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होता है। ठीक है, कि अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन अगर हर सेकेंड निकल रहा है तो उसको लग जाएगा आपको 198 ईयर, अप्रोक्स 200 साल लग जाएगा। अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड निकल रहा है तो उस बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज पूरने में 200 साल लग जाएगा। समझ गए कितना बड़ा नंबर है ये सब? ठीक है, तो कहाँ से आया देखिए, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 9 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा? क्या बोलता है कि 1 कूलम चार्ज निकलने में, और इतना निकल रहा है कितना पर सेकेंड, 1 कूलम में कितना समय लग जाएगा? तो इतना लग जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब इतना सेकेंड को अगर निकालें हम लोग मिनट और सेकेंड, देखिए पहला 60 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया मिनट में, किए फिर तो क्या हो जाएगा आवर में, ये हो जाएगा हमारा डे में, यानी कि घंटा में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड से मिनट, मिनट से हो जाएगा आपका आवर, आवर से हो जाएगा आपका डे, डे से हो जाएगा आपका ईयर। तो इतना ईयर लगेगा, 198 ईयर अप्रॉक्स लग जाएगा 1 कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने में। समझ गए? आप कैलकुलेशन समझे कि नहीं? कैलकुलेशन समझिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड निकल रहा है, तो 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब टोटल 1 कूलम चार्ज पूरने में कितना समय लग जाएगा? अरे देखिए ना यार, 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है? इतना कूलम निकल रहा है। 1 कूलम में कितना होता है? 1 इतना कर देंगे, तो इतना चार्ज निकलने में कितना हो जाएगा? 6.25 × 10 सेकेंड लग जाएगा। उतना सेकेंड को जब आवर में, मिनट में और डे में चेंज करेंगे तो हमें 198 ईयर लग जाएगा उस चार्ज को ख़त्म करने में अपने बॉडी से। समझ गए? समझ गए सर, यानी कितना बड़ा चार्ज होता है। समझ गए? अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज है, जरा बताइएगा। चलिए बताते हैं। देखिए, आप समझिए क्या, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कि लेट अस अज्यूम डैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अज्यूम करिए कि मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर जो है 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम अगर मास है एक कप पानी का, हम जानते हैं कि पानी का जो मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि एक मोल में जो होता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है, और एक मोल जो होता है 18 ग्राम के बराबर है। यानी एक मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तो एक मोल में 6.02 × 10⁻23 ग्राम 23 मॉलिक्यूल होता है, तो 18 ग्राम में कितना हो जाएगा? 18 इंटू इतना। ठीक है, तो टोटल पानी कितना था? टोटल पानी था हमारे पास 100 ग्राम, उसका मोलिकुलर वेट कितना है? 18 है, और टोटल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इतना तो हो गया, यहाँ से करके यहाँ पे आ गया, इतना कर लिए तो मॉलिक्यूल निकल गया। अच्छा, ये क्या हमारा 10 इंटू इतना, यानी कि
कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया ये समझिएगा। देखिए एक चीज़ आप गौर करिएगा, वेट अ मिनट आपको दिखाऊं। अगर लेट सपोज कि मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, मान लेते हैं कि मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर कितना है, 100 ग्राम है। तो मास ऑफ H2O कितना होता है, मोलिकुलर मास 18 ग्राम, जो कि होता है 1 मोल ऑफ पानी के बराबर। अच्छा, 1 मोल में 6.0 टू 10⁻23 मोलिकुल होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 100 ग्राम बटा 18 इंटू इतना मोलिकुल हो जाएगा टोटल पानी में टोटल। अरे नहीं समझे, 18 ग्राम में इतना मोलिक्यूल होता है, तो 100 ग्राम में कितना मोलिक्यूल हो जाएगा, तो 100/18 इंटू इतना मोलिक्यूल। तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया। अच्छा, उस मॉलिक्यूल में देखिए तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे देखिएगा 10 से मल्टीप्लाई किए, और 1.6 × 10⁻19 क्या है, चार्ज है इसका। ठीक है, 10 से 10 नीचे लाए, 10 से 10 कट गया, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 5.33 × 10⁴ अप्रॉक्स। यानी कि जो हमारा कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, इतना नंबर होगा 5.33 × 10⁴ अप्रॉक्स। कितना होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर होगा। और चूंकि दोनों सेम है तो ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 10-10 आ रहा था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं हम बात करने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रलाइज फोर्स होता है, यानी कि सेंटर पे एक्ट करता है। दूसरा बात, इट एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, 2 चार्ज के बीच में एक्ट करता है। तीसरा बात, इट एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइन करते हैं ना, उस पर ही एक्ट करता है। चौथा बात, कि इट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि जितना अपोजिट, समझ रहे हैं ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज अ देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12 हो जाता है, समझ गए। अगला बात, कि फोर्स ऑन ईच चार्ज एक्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि दोनों अपोजिट में एक्ट करता है। ये 5 बात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, याद रखिएगा। बिकॉज कल के लेक्चर में हम लोग जब ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर करेंगे इससे, तो हम लोग देखेंगे कि अप्रोक्स दोनों सेम ही आता है, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दोनों का फॉर्मूला अप्रोक्स सेम है, समझ गए। तो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में, इसलिए इस टॉपिक को यानी इस 5 लाइन को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, एक्ट करता है 2 के चार्ज के बीच में, और क्या होता है, एक लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एक्ट करता है। चौथा बात क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। और 5वां बात कि फोर्स ऑन ईच चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, समझे। चलिए अब आता हमारा मेन टॉपिक, डेट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बगैर ये लेक्चर अनसुना था। ठीक है, चलिए सुनापन को मिटाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कूलम्स लॉ दोस्त। कूलम्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। कूलम मेजर द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस एंड फाउंड एंड स्टेट दैट, कूलम साहब 2 चार्जेस के बीच में फोर्स फाउंड की और बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से सुनिए, कूलम साहब ने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ गए। उसी बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस अपॉन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग जो पढ़े थे फॉर्मूला में क्या पढ़े थे कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है। पढ़े थे ना यार, अभी नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी फोर्स का डिफिनेशन में 5 पॉइंट क्या पढ़े हैं। और फोर्स क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग में एक्ट करता है, मतलब यहाँ एक्ट करेगा। इससे फोर्स क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, यानी सेंटर के टुवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, F12 इधर है तो F21 इधर होगा, दोनों में निगेटिव साइन का अंतर होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और एक कांस्टेंट आएगा K।
तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ इजिकल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। शर्त यह है कि Q1 और Q2 छोटा होना चाहिए, समझ गए। यानी कि जो कूलम्स लॉ है उसका लिमिटेशन क्या है कि चार्ज एक छोटे पैक करता है और दूरी छोटा होना चाहिए। लिमिटेशन क्या है कि चार्ज छोटा होना चाहिए और दूरी भी कम होना चाहिए, तभी ये करेगा। ज़्यादा दूर पे काम नहीं करेगा और ज़्यादा बड़ा साइज के चार्ज पे भी काम नहीं करेगा। जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, डिपेंड करता है इन्वर्स स्क्वायर इन्वर्स डिस्टेंस पे, और डिपेंड करता है मीडियम पर भी फोर्स डिपेंड करता है। वही मीडियम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग के, और के क्या होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो के होता है वो लाई करता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। के होता है हमारा 1/4πε0, यानी कि फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फॉर्मूला हो जाता है हमारा एफ इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि के को हम लोग क्या लिख दिए 1/4πε0, क्या बोलते हैं इसको, एप्साइलन बोलते हैं। और ये सब एप्साइलन होता क्या है, परमिटिविटी होता है। क्या होता है, परमिटिविटी होता है, ठीक है। आगे चल के पढ़िएगा आप टीचर में म्यू नॉट, जो कि होता है परमिएबिलिटी। क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है म्यू नॉट, और ई नॉट होता है परमिटिविटी। देखिए अब बात करते हैं हम लोग परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। कूलम लॉ समझ में आया। कूलम लॉ क्या कह रहा था दोस्त, कूलम लॉ कह रहा था कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम के, और डिपेंड करता है मीडियम पर। सबको कंबाइन करके हम लोग लिखे के एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब पता चला कि के का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो इसको लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ, समझे, ऐसा लिख दिए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि के जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा कि के जो होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस के में जो आया टर्म 1/4πε0, उस परमिटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या टॉपिक का नाम है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए दोस्त, के जो होता है हमारा होता है 1/4πε, जहाँ पे ई को बोलते हैं हम लोग एप्साइलन। एप्साइलन क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि खुद का अपना एक फील्ड परमिट करता है, ताकि जो दो चार्ज है उसका जो फील्ड है वो कम हो जाए। जैसे समझिए कि इस Q1 है और ये Q2 है, इस दोनों के बीच में जो अपना एक लग रहा होगा फील्ड, उस फील्ड को जो एप्साइलन आके ना कम कर देता है, अपना फील्ड छोड़ करके, यानी अपना रुतबा दिखा करके दोनों का जो, यानी कि समझिए कि मान लीजिए दो आदमी झगड़ा कर रहा है, उस दोनों में ये अपना ताकत दिखा के दोनों को रोक ले रहा है, समझ गए। यानी कि प्रॉपर्टी डेट परमिट हिज ओन फील्ड टू रिड्यूस द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेज। दो लोग झगड़ा कर रहे थे ताकि वो लोग का झगड़ा थोड़ा शांत हो जाए, इसके लिए अपना ये दमखम दिखाता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी डेट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू रिड्यूस द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेज। चार्जेस का इंटरेक्शन रोकने के लिए ऐसा प्रॉपर्टी जो कि खुद का अपना एक फील्ड परमिट करता है, ताकि दोनों चार्ज के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाए। देखिए E इजिकल टू ई नोट जो होता है फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए होता है, समझे। एप्साइलन को एप्साइलन नॉट तब बोलते हैं जब हमारा जो काम चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, वैक्यूम में, एयर में या फ्री स्पेस में चल रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो होता है ई का वही होता है ई इजिकल टू एप्साइलन नॉट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एप्साइलन इजिकल टू का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है एप्साइलन का। यानी कि बाकी जो एप्साइलन होगा इससे ज़रूर ज़्यादा ही होगा, यानी सबसे कम जो होता है एप्साइलन नॉट, इससे ज़्यादा जो होता है ई एम, यानी कि एक्टिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या कि फोर्स जो होगा ना, वो फोर्स सबसे मैक्सिमम कहाँ लगेगा, फोर्स मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लगेगा जब वैक्यूम में होगा, एयर में होगा और सॉरी
वैक्यूम में होगा और फ्री स्पेस में होगा, तब जाके क्या होगा, फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। बिकॉज मान लीजिए फोर्स मतलब दो आदमी झगड़ा कर रहा है, और दोनों आदमी कस के झगड़ा कब करेगा, जब कोई उसको रोकने नहीं जाएगा। यानी कि ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो जब ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो वो अपना फील्ड परमिट करेगा ही नहीं उतना अच्छा। तो मान लीजिए कि हम जाके बोले अच्छा ठीक है झगड़ा मत कीजिए, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, उससे थोड़ी ना होगा। जब तक ले जाके हम दोनों का हाथ नहीं पकड़े, दोनों को दो थप दे के हटाए नहीं, समझे नहीं। तो दो आदमी झगड़ा कर रहा है, उसको रोकने के लिए जब तक ले अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड परमिट नहीं करेंगे, वो दोनों साइड होगा क्या, मतलब बोलेंगे तो लगेगा कि दो थप और मारा तो चार थप और मारेगा, समझ गए। तो जो झगड़ा सबसे कम होगा वो होगा किसी और फील्ड में, जब मजबूत आदमी आएगा और फ्री स्पेस मिलेगा तो एकदम दे मुक्का दे ला चलते रहेगा। समझे कि नहीं समझे, अब तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, तो ई ऑफ मीडियम जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है ई ऑफ जीरो, यानी कुछ कर नहीं रहे हैं तो हमेशा ज़्यादा ना होगा जो कर रहे हैं उसमें से। यानी कि हम जाके झगड़ा रोक रहे हैं तो हम ज़्यादा ना पावरफुल होंगे। और ई नॉट क्या है, झगड़ा रोक ही नहीं रहे हैं उसको, समझे। विच मीन्स कि फोर्स ऑफ मीडियम जो होगा वो हमेशा कम होगा, मतलब कम होगा, मतलब लड़ाई कम होगा कब, जब क्या होगा, ई एम आ जाएगा। और जब ई जो रहेगा यानी कि एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो फोर्स हमेशा ज़्यादा रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, तो हम लोग कस के पीटेंगे, ठीक है। हैंस फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। समझ गए सर। अब आता है बारी, वो होता है ई आर इज इक्वल टू ई एम बाई एप्सिलॉन नॉट, इज जहाँ पे ई आर को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और जो ई आर होता है वो होता है किसी के रिस्पेक्ट में, यानी किसके रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं ऐसे कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ई एम बाई ई नॉट। अगर ई आर का वैल्यू 1 है, मतलब कि जो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम है यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, वो वैक्यूम के बराबर हो चुका है। समझे कि नहीं समझे। और मान लीजिए ई आर इजकल टू ई एम बाई ई नॉट है, अगर ई एम भी ई नॉट के बराबर हो जाए तो 1 नहीं हो जाएगा। अरे यार, ई आर इजकल टू ई एम बाई ई नॉट है, और ई एम भी ई नॉट हो जाएगा तो ई नॉट बाई नॉट नहीं हो जाएगा 1, नहीं समझे। आप तो समझ गए होंगे, चलते हैं आगे। सिंस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज वाई नोन एज इन्वर्स स्क्वायर। चूंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स स्क्वायर। बताइए, अगर फोर्स 4 गुना हो गया, फोर्स 4 गुना हो गया मतलब क्या हो गया, इसको अगर 1/2 होता तब नहीं 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता। जैसे 1/4 होता तो 4 ऊपर जाता है, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम। यानी कि फोर्स को 4 गुना होने के लिए रेडियस को आधा होना चाहिए। आप नहीं समझ में आ रहा तो आप मैथमेटिकली सॉल्व करके देख सकते हैं। फोर्स को 16 गुना होने के लिए रेडियस को क्या होना चाहिए, 4 टाइम बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे फोर्स जो है 16 टाइम घट गया, यानी कि F/16 हो गया। A/16 मतलब क्या है, 1/16 होना चाहिए। और 1/16 मतलब क्या है, 1/r² होना चाहिए। 1/r² मतलब क्या है, 1/4 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि रेडियस कितना होना चाहिए, 4 टाइम बढ़ना चाहिए, 4r होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। अब नहीं समझे तो आप मैथमेटिकली करके देख लीजिएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। चलिए, एफ और आर का जो ग्राफ होता है वो होता है इन्वर्स वाला ग्राफ। यानी कि आप जानते हैं जब भी ऐसा ग्राफ मिलेगा 1/r² का, वो हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा ग्राफ देखिए इन्वर्स वाला लगा हुआ तो ऐसा ही ग्राफ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। देखिए मैंने आज जहाँ तक पढ़ाया है उसके अंडर में आपसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 तक बन जाएगा। इतना क्वेश्चन आप बना के जरूर रखिएगा। फिलहाल मैं 1.1, 1.2 और सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप बनाने में आपको आसानी मिले, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग चार्ज इक्वल टू 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 प्लेस 30 मीटर सेंटीमीटर इन एयर। तो आपको दिख गया कि इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², या एफ इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपन r² लगाना है। तो लगा दीजिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर, यही क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, हमें Q1 दिया हुआ था 2 × 10⁻7,
Q2 दिया था 3 इंटू 10⁻⁷ और रेडियस दिया था 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस 30 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम लोग 30/100, डेट मीन्स 0.3 मीटर लिख सकते हैं। या मेरी तरह क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा, K Q1 Q2/R²। तो क्या करिए, K लिख लिए 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ क्या होता है, K होता है। मैं अगर फास्ट बोल दूँ कभी कभी, थोड़ा आप मैनेज करिए और अपने पेज पे देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि फास्ट नहीं बोलूँ, लेकिन मुझे आदत हो गई है, अब क्या करूँ, ठीक है। और आदत को जल्दी बदला नहीं जा सकता है, और जब बदल जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि बदल दो जल्दी से, ठीक है, बट प्लीज़ एडजस्ट, ठीक है। हमारा क्या हो गया, K का वैल्यू हो गया। अच्छा, Q1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁷, तो लिख दिए 2 इंटू 10⁻⁷। Q2 कितना है, 3 इंटू 10⁻⁷, लिख दिए 3 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, अब नीचे क्या 100 कहाँ से लिख दिया हम, ये देखिए। इस रेडियस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30/100 लिख सकते हैं ना, जो कि सेंटीमीटर में है। 30/100 होगा, नीचे फिर 30/100 बिकॉज R² लिखना है। तो ये 100 ऊपर नहीं चला जाएगा। मैथमेटिक्स लगाइए, इसमें आराम से बन जाएगा आपसे। 30/100 इंटू 30/100, तो ये 100 ऊपर गया और ये भी 100 ऊपर चला गया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर 9 है, 9 माइनस 7 कितना हो गया, 2, 2 माइनस 7 कितना हो गया, -5, -5 और +4 कितना हो गया 1, और नीचे 2 है, तो ऊपर 1 है और नीचे 2 है, 2 1 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, 9 2 × 18, 18 3 × 54, यानी कि 54 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9 6 × 54, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ ये मैथमेटिक्स है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या था, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बना लीजिएगा आराम से। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μc ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 μc इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसमें फोर्स दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है, आपसे रेडियस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो पहला बात समझ लीजिए कि जहाँ भी आप म्यू देखिए तो म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6। क्या होता है, 10⁻⁻6। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, पहला बात कि हमको Q दिया हुआ है 0.4 μc, Q2 दिया हुआ है -0.8 μc, और फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। फॉर्मूला पता है F = K Q1 Q2/R²। पहला में हमको निकालना है R, दूसरा में निकालना है F21, ठीक है। तो देखिए पहला अगर R निकालें तो R² कितना हो जाएगा, K Q1 Q2/F। K कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन, लगेगा ना क्योंकि म्यू था ना, म्यूसी था, तो म्यू का वैल्यू लिख लिए। अच्छा, फोर्स दिया था 0.2, कट्टम पिटिम करके हम आंसर मिला R² = 144 × 10⁻⁻⁴। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा रूट अंडर, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा रूट अंडर इतना, रूट अंडर कितना हो जाएगा 0.12 मीटर, हमें मिल गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि F21 बताइए। देखिए जो फोर्स F12 लगाएगा वही फोर्स F21 लगाएगा, बस निगेटिव साइन का अंतर रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बाई सेम रहता है, इसलिए 0.2 न्यूटन ही उसका आंसर होगा। समझ गए, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहता है। तो अब आप बात समझ रहे हैं, समझाने का क्या है इसमें, समझ गए। अब बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत पढ़ा दिया। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज। क्विक रिवाइज क्या करते हैं, हमने पढ़ा क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या प्रॉपर्टी है, हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा, चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ा, चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ा, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन गोल्ड स्कोप के बारे में पढ़ा, पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, आपको कह दें कि परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन करे, हमने जाना कि एक कूलम चार्ज कितना भारी होता है, कितना समय लगेगा ख़त्म होने में अगर 10⁻⁹ टाइम निकलता है तो, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि एक कप पानी में अगर 100 ग्राम पानी है उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 5.022 × 10⁻⁴ टाइम्स होता है। समझ गया आप, मैं रटा हुआ नहीं हूँ यार, मतलब जो भी मुझे याद है, क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने। तो यही रहा हमारा आज का जो समरी होगा, यही होगा कि हमने इतना कुछ कवर करा था, ठीक है। अगला बात क्या कि अब बात करते हैं होमवर्क के बारे में। तो आपका जो होमवर्क है वो है क्या, वो है 1.3 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि चेक डैट द रेशियो ऑफ KE²/GME MP इज डायमेंशनलेस। पहले तो चेक करना है कि डायमेंशनलेस है। दूसरा बात
कि लुकअप एट अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, कि आप सभी का वैल्यू डाल करके एक वैल्यू का रेशियो निकाल के देखिए कि रेशियो कितना आता है और रेशियो क्या बताता है। तो यही वो क्वेश्चन है जो बताएगा आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। हम लोग जब इसका कल आंसर्स आपको सामने सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसको आप डायमेंशन ले प्रूव करें, वैल्यू डाल करके चेक करें कि कितना आंसर आता है। यानी कि के का वैल्यू पता है आपको 9×10⁻9, ई का वैल्यू पता है 1.67×10⁻19, जी का वैल्यू पता है जो 0.6 करके निकलता है, ठीक है, 6.02 × 10 जो वैल्यू होता है उसका देख लीजिएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन पता है 1.67 × 10⁻27 kg। सब का वैल्यू डालिए और एक आंसर निकाल के देखिए कितना आता है, ठीक है। उसी तरह आपका एक और क्वेश्चन होमवर्क में है 1.4 नंबर, वो क्या कहता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी, कि बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इससे आप क्या समझते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ इस लेक्चर में, और कल इसका आंसर बताऊंगा अगर आपसे नहीं बनेगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लेवल। जब हम लोग बड़े लेवल पे बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगला बात कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेज अपीयर ऑन द बोथ, दोनों पे चार्ज आता है। अ सिमिलर फिनोमिनन ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूएंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो करता है इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। इस क्वेश्चन के द्वारा आप इसका आंसर दीजिएगा। और 1.6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बस एक, अगर आपको पता है पहले से तो बनाइएगा, नहीं पता है तो हम लोग इसको कल डील करेंगे। इसमें आता है किसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये वाला 1.6 नंबर क्वेश्चन फोर्सेज ऑन मल्टीपल चार्जर का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कल के लेक्चर में यानी कि जब अगला लेक्चर होगा उसमें डील करेंगे। तब तक आपसे आशा यही रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया और फर्दर एक ऐसा ही वीडियो चाहिए होगा जो कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हो, ताकि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़े बोर्ड के लिए और आपका एक एक पॉइंट कवर हो जाए, ऐसा अगर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि मुझे समझ में आया और आई लाइक द लेक्चर, मुझे पसंद आया एंड आई वांट कि आप कंटिन्यू करें फिजिक्स सीरीज भी। तो अगर आपको आपका कमेंट आएगा देन आई विल स्टार्ट द फिजिक्स सीरीज ऑल्सो। आइदर हमारा जो ऑर्गेनिक और मैथ चल रहा है वो चलेगा ही, और जब भी मुझे टाइम मिलते जाएगा फिजिक्स भी अपलोड करते जाऊंगा। यानी आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले फिजिक्स का सारा वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का भी होगा, और मैथ का तो सारा का सारा वीडियो होना ही होगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए इतना ही स्पीड में, जरूरी नहीं कि आप मैराथन दौड़िए, समझ रहे हैं ना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ मेरे चाल में चलिए, ठीक है। मुझे पता है कि अभी बच्चे के अंदर होता है कि यार सितंबर खत्म हो रहा, अभी एकदम जोश जगेगा कि भाई अक्टूबर आ गया, अब तो मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपका स्पीड डाउन हो जाएगा और आप पस्त हो जाइएगा। इसलिए आप धीरे धीरे अभी यानी कि एक दिन 1 किलोमीटर मत चलिए, हर दिन 100 मीटर 110 मीटर 120 मीटर करते रहिए, ताकि जिस दिन आपको 1-1.5 किलोमीटर का ऑप्शन मिले कि हाँ तो दौड़ जाएगा तो इतना पैसा मिलेगा आपको, दौड़ जाइए। अरे आपको हैबिट हो चुका है ना अब तो, ठीक है। लेकिन आप पहले ही रोज 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 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 1 किलोमीटर के जाते जाते आप सोचिए कि दूर यार अब तो हो गया, अब बहुत बस हो गया, समझ गए। इसलिए आप अपने आप को थकाइए मत, जितना मैं स्पीड से चलवा रहा हूँ उसी स्पीड से चलिए, सब कुछ होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, फेथ रखना होगा और कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। जैसा जैसा वीडियो आता है उसी दिन देखा कीजिए, ये नहीं कि उसको 4 दिन लमार दिए कि आज ये काम है, परसों वो काम है, तरसों वो काम है, तो काम कभी खत्म नहीं होगा और वीडियो लेक्चर का कंटेंट बढ़ते जाएगा। और आज 40 मिनट है तो कल पक्का 2 घंटा हो जाएगा, परसों 3 घंटा हो जाएगा, जो कि कवर करना मुश्किल ही नहीं धीरे धीरे नामुमकिन भी होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेज ऑन मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सो मोर, और क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। आपका एनसीईआरटी का सारा कंटेंट इसमें डील होगा, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन जैसे कि केमिस्ट्री में चल रहा है उसी तरह से कंटिन्यू होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा आप पे आइसोमेरिज्म के बेस्ड, क्या आएगा, आइसोमेरिज्म। चूँकि हमने IUPAC ख़त्म कर लिया है, उधर मैथ में सेट खत्म हो गया, रिलेशन खत्म हो गया, अब बारी है ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने की, बिकॉज फंक्शन भी
करीब करीब ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बाय बाय।